नमस्कार, मेरा नाम है प्रताप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। बेसिकली हम लोग आज से हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 6 की हिस्ट्री, जहाँ हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और समझते रहेंगे एक एक चीज़ को। पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज से, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आपके हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 6। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप अपनी बुक्स को अपने साथ लेके बैठें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैप्स वगैरह भी देखने वाले हैं, तो आपको बेटर विजिबिलिटी के लिए ठीक रहेगा। आपका जो चैप्टर है वो बेसिकली स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, राशिदास क्वेश्चन। राशिदा आपकी जैसी एक लड़की है, आपकी जैसे एक बच्ची है, जो कि एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली हर आइज फेल ऑन स्मॉल हेडलाइन, और एकदम से उसकी आँख एक हेडलाइन पे जाती है, 100 ईयर अगो। अब वो सोचने लगते हैं कि यार कल का तो हमें पता रहता है, एक साल पहले का हमें पता रहता है, हम लोग अपने अंकल वगैरह मम्मी पापा वगैरह से पूछ लेते हैं, लेकिन 100 साल पहले का हम लोग को कैसे पता चलेगा? 100 साल क्या, उसके पहले 1 लाख साल पहले क्या हुआ होगा वो हमें कैसे पता चलता है? यही बताया, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल, उसके बारे में हमें पता चलता है। रेडियो में हम लोग सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं हम लोग, वहाँ पे न्यूज़ एंकर्स होते हैं, हमें बताते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। न्यूज़पेपर में हमें खबर मिलती है कि हाँ भैया ये हुआ वो हुआ। पिछले साल का जो है आप किसी से पूछ सकते हैं, आपके मम्मी से, आपके पापा से, आपके रिलेटिव से, आपके दादा दादी, पिछले साल क्या हुआ। इवन आप 10 साल पहले का भी अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। लेकिन अब बात आती है कि 100 साल पहले, 1 लाख साल पहले क्या हुआ होगा, ये कहाँ से पता चलेगा हमें, और हमें क्या क्या पता चल सकता है। यही आपको अगली जो आपका टॉपिक है बताता है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ, मतलब क्या लोग खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, और हमें पता चलता है वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ ऑफ हंटर्स हर्डर्स। मैं आपको एक एक चीज़ के मतलब बता चलता हूँ। हंटर मतलब कि जो कि शिकारी होते थे, हर्डर मतलब जो एनिमल्स को पालते थे, फार्मर्स किसान वगैरह, रूलर्स राजा महाराजा, मर्चेंट जो कि सामान को खरीदते बेचते थे, प्रीस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जो आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं, मतलब नक्काशी स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, आर्टिस्ट वो पेंटिंग वगैरह करते हैं, म्यूजिशियन गाने गाने वाले, साइंटिस्ट आपको पता ही होगा साइंटिस्ट क्या होते हैं, आज के लिए कॉमन वर्ड है। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट व्हाट द गेम्स चिल्ड्रंस प्लेड, मतलब क्या बच्चे उस समय, अभी तो आप पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो किंग, ये वो गेम, GTA वाई सिटी वगैरह वगैरह, लेकिन उस समय बच्चे क्या खेलते होंगे ये पता चलता है हमें। क्या कहानियाँ बच्चे उस समय सुनते होंगे ये भी पता चलता है, और क्या गाना वो गाते थे ये भी हमें पता चलता है हिस्ट्री से। अब आपका अगला जो टॉपिक है, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। अब आपको ये बोल रहा है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1। चलिए मैप पे चलते हैं। अब अपनी बुक को खोल के रखिएगा, आपकी बुक में देखते रहिएगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका इंडिया का मैप है। यहाँ है, ये हमको विंध्या नर्मदा रिवर देखने के लिए बेसिकली बोल रहा है, रिवर नर्मदा विंध्या रेंज के नीचे आता है, सेंटर इंडिया, नर्मदा। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये। People have lived along the bank of river for several 100,000 years. Some of the purpose, हाँ देखिए ये कहना चाह रहा है कि नर्मदा रिवर के किनारे पे बहुत सालों तक, 100,000 ईयर्स तक लोग रहे हैं यहाँ पे। सम ऑफ द अर्लीस्ट हु लिव्ड हियर वर स्किल गैदरर्स। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले। क्या इकट्ठा करते थे ये? पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे आर ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। अब देखिए, जैसे कि आपको आज तो बर्गर पिज़्ज़ा ये सब आप डिलीवरी कर लेते हैं जोमेटो से, स्विगी से, लेकिन उस समय ये सब अवेलेबल नहीं था, अभी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी। तो उस समय उन लोगों को खाना पेड़ पौधे ही उनके सहारा था, एक पेड़ पौधों से ही वो खाना खाते थे। उसके अलावा वो शिकार करते थे, जानवरों को मार के खा लेते थे। यही सब वो मारते थे, ये नहीं कि वो एक ही बार में खा देंगे, अब वो अपने लिए बचा के भी रखते थे। हाँ कि आज इकट्ठा कर लेते हैं, कल खा लेंगे, तो कल शिकार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आप मान सकते हैं कि ऐसा वो करते होंगे। तो वो खाना अपने लिए इकट्ठा करते थे, उनका परिवार होता था, अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करते थे।
तो जगह जगह से वो खाना इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। तो यही बात बताई गई है इस लाइन में। इसके बाद नाउ द फाइंड सुलेमान एंड किथार हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये कह रहा है कि सुलेमान और किथार हिल को आप अपने मैप में देखिए, अब अपने ये देखिए, ये है सुलेमान और एक किथार, ये पाकिस्तान के पास है, आप देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है लाइन। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। ये जो रीजन है आप देख रहे हैं किरतार एंड सुलेमान हिल्स, यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी, मतलब क्रॉप उगाना शुरू किया था। और सबसे पहले क्या उगाया था उन्होंने, व्हीट एंड बार्ले, अबाउट 8000 ईयर अगो। 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 8000 साल पहले की बात है ये। और ये यहाँ पे लोकेटेड है। पीपल आर ऑल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव इन द विलेजेस। अब नए नए गांव सेटअप हो रहे थे, वहाँ पे लोग एनिमल जैसे शिप का जो निकालते हैं ना अपन, रियरिंग करते हैं, उससे क्लोथ्स वगैरह बनते हैं, वही करते थे लोग। अब देखिए अगला बता रहा है लोकेट द गारो हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल ऑफ इंडिया। अब देखिए गारो हिल ये रहा, ये आपके इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, गारो हिल यहाँ पे है, और विंध्या इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंटर में देख सकते हैं ये नर्मदा के ऊपर विंध्या। विंध्या एक माउंटेन रीजन है जो कि इंडिया को साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करता है, बीच बिल्कुल सेंटर में आता है विंध्या रीजन्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है ये, देयर वर सम ऑफ अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मतलब विंध्या के नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी, ऐसा पता चलता है हमारे हिस्टोरियंस के तरफ से, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब मैं आपको बता दूँ ट्रिब्यूटरी क्या होता है। ट्रिब्यूटरी मतलब एक बड़ी नदी जा रही है, उसमें बड़ी नदी आ रही है, उसके अंदर एक दूसरी नदी आके मिल गई, तो उसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जैसे आप जा रहे हैं, आपकी एक जैसे मानिए आप एक लाइन बना के जा रहे हैं, 6th क्लास की लाइन है, 5th क्लास की लाइन है और एक 4th क्लास की लाइन है। अब जो 6th क्लास की लाइन में 4th क्लास की लाइन आके मिल गई, 7th क्लास आके मिल गई, तो उसे हम बोल सकते हैं नदियों के सेंस में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरी आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर, ठीक है। अब हमें ट्रेस करने के लिए बोल रहा है इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये देखिए इंडस रिवर ये रहा, इंडस रिवर ये है, इंडस रिवर आप देख सकते हैं, आप अपने बुक्स खोल के रखिएगा, उसमें आप देखते रहिएगा इंडस रिवर, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये देखिए, जैसे इसमें सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, इसमें सब आके मिल रही है, इसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये लाइन क्या कहना चाहता है, अबाउट 47,000 ईयर अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। 47 साल पहले यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज डेवलप हुई थी, मतलब कि एक तो गांव होता है और एक शहर होता है। शहरों में क्या होता है, एक पक्के मकान वगैरह, ये सब ताम झाम ये वगैरह सब डेवलप। तो 47,000 साल पहले यहाँ पे हमको ये एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे सिटीज फ्लरिश होना शुरू हुई थी इंडस रिवर के किनारे पे। लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। उसके बाद 25 साल पहले हमको ये एविडेंस मिलते हैं कि गंगा रिवर के आसपास भी अब जो सिटीज़ है वो डेवलप होती है। गंगा रिवर कहाँ, ये देख लीजिए आप, ये रही गंगा, इसके आसपास भी सिटीज़ डेवलप होनी शुरू होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लोकेट द गंगा मैंने आपको दिखाई दिया। अब इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाने के लिए बोला, ये देखिए आप इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, ये देखिए यमुना है, चंबल है, सोन रिवर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। In ancient time, the area among these rivers to the south of the Ganga were known as Magad। अब एक गंगा के साउथ में, मतलब गंगा के नीचे, ये देख सकते हैं आप, ये गंगा और ये जो नीचे है यहाँ पे मगध आज के कॉन्टेक्स्ट में बिहार के नाम से जाना जाता है मगध।
उस समय बहुत ही पहला मतलब कह सकते हैं यहाँ पे बहुत पहले किंगडम स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे, ठीक है। सो जैसा इसमें बता रहा है, मैंने आपको दिखाया, देखिए इसमें बता भी रहा है, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। ये पहले इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी किंगडम थी, मतलब एक साम्राज्य आप कह सकते हैं। यहाँ पे सेटअप हुई थी गंगा के साउथ में, मगध नाम से जानी जाती थी, क्योंकि आज बिहार कहा, जिसे आज आप बिहार के नाम से जानते हैं। एंड वह सेटअप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, और उसके अलावा और भी जगह पे सेटअप हुए थे किंगडम्स, ठीक है। लेकिन मगध का उस समय बहुत बड़ा नाम था। थ्रू आउट people travel from one part to subcontinent and to other, the hill and high mountain including the Himalayas, desert, river and sea। अब देखिए पीपल ऐसे नहीं है कि वहाँ पे एक जगह पे रहते थे। अब देखिए एक जगह पे अगर मानिए कि एक जगह पे रहेंगे तो एक जगह का पेड़ पे जो जितना फल होगा था उन्होंने खा लिया। अब वहाँ से वो मूव करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। अब देखिए अगर यहाँ से वहाँ जाएंगे तो बीच में काफ़ी चीज़ें, अब आज का तो नहीं है कि आपके पास गाड़ियाँ हैं, हेलीकॉप्टर है, क्या पहाड़ पार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उस समय जो पहाड़ थे, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, डेजर्ट थे, ऐसी जगह को उनको ट्रैवल करना पड़ता था। और इम्पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं कह सकते इम्पॉसिबल था, लेकिन हाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट था उस समय का जो ट्रैवल करने का तरीका था, ठीक है। उस समय भी लोग मूव करते थे। सो मैन एंड वुमेन क्यों मूव करते थे, जैसा मैंने आपको बताया, खाने पीने के, लाइवलीहुड मतलब रहना जीना खाना, इसीलिए मूव करते थे। क्योंकि एंड ऑल्सो स्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। आप देखिए मान लीजिए कि वो नदी के किनारे रह रहे हैं, कभी बाढ़ आ गई तो वहाँ तो बर्बाद हो गया वहाँ का, तो वहाँ से उनको मूव करना पड़ेगा, और जगह जगह वो मूव करते थे। समटाइम मैन एंड मार्च इन आर्मीज। अब ये आर्मी बना के घूमते थे, कनकरिंग अदर्स, मतलब एक छोटा सा मतलब ग्रुप बनाया, और जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि एक ही जगह एक ही लोग रह रहे हैं, आप हैं, आप एक ग्रुप बना के रह रहे हैं, जैसे 6 क्लास का एक ग्रुप हो गया, 7 क्लास का एक ग्रुप हो गया, आप अलग अलग एक राजा मारा, मतलब कह सकते हैं एक अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं आप, और आप अपनी सेना लेके धावा बोल देते हैं 7 क्लास पे, और हमला कर देते हैं कि हाँ भाई अभी अब से मेरा एरिया है, अभी आप यहाँ हमारे गुलाम हैं, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हुआ होगा। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवान्स और शिप्स। अब देखिए बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते थे अलग अलग देशों से, ईरान से, इजिप्ट से, यूरोप से आते थे, नावों में आते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी घोड़ा तो था, घोड़े थे लेकिन गाड़ी वगैरह नहीं थी ना, तो वो शिप वगैरह से नदियों के रास्ते आते थे और सामान भेजते थे, ठीक है। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुमूल्य चीज़ें इधर से उधर लेके जाते थे, ट्रैवल करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स, अब जैसे पंडित वगैरह हैं, ऐसे उस समय जो स्कॉलर्स होते थे, रिलीजियस स्कॉलर्स, वो अपने धर्म का प्रचार करते थे, अलग अलग लोगों को बताते थे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ठीक है। ऐसे पंडित होते थे अपने धर्म के बारे में प्रचार करते थे, लोगों को अडॉप्ट करने के लिए बोलते थे, प्रमोट करते थे अपने जो भी रिलीजन है उनका। Village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by spirit. अब जैसे उस समय ये नहीं कि हाँ भैया कि खाली किसी काम से और खाने पीने के लिए, उस समय भी घूमने का शौक था लोगों को, घूमने के लिए भी मूव करते थे यहाँ से वहाँ, लोगों को एक्सप्लोर करने का काफ़ी शौक था उस समय भी। तभी तो जैसे आज आप दिल्ली, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, यहाँ सब घूमने जाते हैं, ऐसे ही वहाँ भी लोग अपने मतलब अपने जगह से अलग जगह पे मूव करते थे, एक्सप्लोर करते थे जगह जगह को, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस, एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ पीपल। अब जैसे मानिए आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आप अपने आइडियाज़ भी शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या आपके रहने खाने का तरीका है, आप बताएंगे ना। कि अपने दोस्त के घर जाते हैं तो आप बताते हैं कि हम ये खाते हैं, हम ये खेलते हैं, तो वैसे ही जो आइडियाज़ हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे और अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो शेयर करते थे, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे। अब देखिए अभी क्वेश्चन पूछा आपसे कि आज के कंटेक्स्ट में बताइए कि लोग क्यों मूव करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्यों मूव करते हैं। लोग नौकरियों के लिए मूव करते हैं, जैसे मानिए कि यहाँ पे जैसे गांव में कोई रह रहा है तो वो शहर में क्यों जाएगा, किसी काम की तलाश में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा घूमने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
तो जैसे आप अब ये बोल रहा है, लुक एट मैप वन मोर हिल माउंटेन और सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट डिफिकल्ट टू क्रॉस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बहुत मुश्किल होता था ये रिवर वगैरह क्रॉस करना, तो उसके लिए क्या दिक्कत आती थी। तो ठीक है, तो दोज वो वांटेड टू, अब देखिए ऐसा नहीं है कि मुश्किल है तो जाएंगे नहीं, ऐसे बता रहा है कि हाँ मुश्किल है तो जाएंगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ फिर भी वो जाते थे, अगर जिसको एक्सप्लोर करना है वो बिल्कुल जाएगा। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट, दूर दराज से लोग आते थे, और अब जो जहाँ पे गया वहाँ पे उसको अच्छा लगा कि हाँ भैया यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ के खान पान अच्छे हैं, तो वहाँ पे सेटल हो गया। ठीक है, दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग कल्चर डेवलप होंगे, ट्रेडिशन अलग अलग अपनाएंगे लोग। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड। अब देखिए आप जैसे बताइए, आपका जो खाना पीना है, आपका जो एक ड्राइंग का तरीका है, कार्विंग है, आप म्यूजिक कैसा गाते हैं, आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो दूसरी जगह पे आप बताएंगे कि हाँ भैया हम ऐसे खाते हैं, ऐसे खाना बनाते हैं, ऐसे क्या करते हैं। वैसे ही अलग लोग आएंगे तो अलग अलग चीज़ें बताएंगे। तो ऐसे ही ट्रेडिशन और कल्चर जो है एनरिच हुआ। ठीक है, अब एक बड़ा टॉपिक आता है आपके इस बुक में, नेम ऑफ द लैंड। अब देखिए भारत को, जो आपका अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको दो वर्ड्स के नाम से जाना जाता था। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर द आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत, भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन यूनाइटेड। आप अपने एटलस में ढूंढिए कि ग्रीक और ईरान कहाँ पर है। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा कि नॉर्थ में है, साउथ वेस्ट में है, किधर है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। तो अपने ईरानी थे, ईरानी जो इंडस रिवर है, ये देखिए आपको बताता हूँ, ये इंडस रिवर, ये जो आप देख सकते हैं, इसके जो ईस्ट में जो भी है उसे इंडोस के नाम से मतलब किसी नाम से तो पुकारेंगे ना, तो उसे वो इंडोस कहते थे। तो वही इंडोस, अब वो इंडोस को हिंदोस बोलने लगे, ईरानी, पर्शियन, ईरानी, यूनानी, ये सब। अब जैसे आपकी बुक में लिखा है, द इरानियंस एंड द ग्रीक हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, मतलब इंडस रिवर को जानते थे। कॉल्ड इट द हिंदोस, मतलब वो हिंदू को हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। ठीक है, और द इंडोस एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब जो ये देखिए आपको बताता हूँ एक मिनट में, जो ये इंडस रिवर है इसके जो भी ईस्ट में है, जैसे ये सब, इसको वो कहने लगे इंडिया। अब इंडस रिवर के जो ईस्ट में जो भी है उसे इंडिया के नाम से कहने लगे। ठीक है, अब दूसरा नाम है अपना भारत। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। अब इंडियन में जो भारत जो ट्राइब्स होते थे उनके नाम से इसको भारत के नाम से कहा जाने लगा। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी लिखा गया है कि हमारे इस ज़मीन को भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुरानी अर्लीस्ट कंपोजिशन है जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि 3500 साल पहले की बात है, लिखी गई थी। ठीक है, लेटर इट वाज यूज्ड एज अ कंट्री। पहले के समय में जो भी यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे, जो भी ग्रुप था एक लोगों का, ट्राइब्स रहते थे, उनको भारतीय कहा जाता था। ठीक है, अब उसी भारतीय नाम से जो अपना जो भी ये रीजन है, इसे भारत के नाम से जाने लगा। मतलब भारत में रहने वाले भारतीय, और भारत मतलब एक रीजन का नाम हो गया, इसी से अपने देश का नाम भारत हुआ। ठीक है, इंडिया बता दिया आपको, जो क्या बोलते हैं ईरानी है और यूनानी है, वो सिंधु नाम से, सिंधु मतलब इंडस रिवर, उसी नाम से अपन इसको प्रोनाउंस करते थे कि हाँ इंडस रिवर के बगल में जो भी अपने जो रीजन्स हैं उसको हम इंडिया नाम से जानेंगे। और सिंधु नदियाँ हिंदी में कहते हैं उसे, सिंधु को सिंधु ना कह के वो हिंदू कहते थे। उसके बाद जो भी हुआ आपको बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, अब इस लाइन में आपको बताता हूँ मैं।
फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब बहुत से तरीके हैं अपने पुराने जो भी 100 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर अगो जो भी हुआ उसके बारे में कैसे पता चलता है हमें। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, उस समय जो किताबें लिखी गई थी, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखी गई थी, उससे हमें पता चलता है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? हाथ से लिखा हुआ। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो भी आपने हाथ से लिखा उसे आप मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू का मतलब देखिए, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। मनु का मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। They were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of tree known as birch, which grows in Himalaya। ये आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी। तो बार्क ऑफ ट्रीज, बर्च जो पेड़ है उसकी छाल पे लिखा जाता था, जो भी आप कह सकते हैं। हिमालय में उसको पाया जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ हिमालय में ही मिलता है, वो और जगह पे भी मिलता है, लेकिन उस समय हिमालय में वो अच्छी क्वांटिटी में मिला करता था। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a bulk of bark manuscript, turn to page number 37। पेज नंबर 37 पे आप जाके देख सकते हैं, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। फिलहाल आप इसके बारे में जानिए कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है हज़ारों साल पहले लिखे गए थे। पाम ट्री जो है उसके उसका जो छाल है वो निकालते थे, उसके बाद उसको अलग अलग छाल पे लिखते थे, उसके बाद उसको बाइंड कर दिया जाता, मतलब सी दिया जाता था कि एक बुक बना दिया जाए। उस समय पेजेस तो आने करते थे, तो किस पे लिखेंगे, वो उसी पे लिखते थे। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, पेज नंबर 37 पे दिखाने की बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर 37 पे आप देख लीजिए अपने, ठीक है। उसके बाद ओवर द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय। अब आपको एक बात बताता हूँ, लकड़ी का है, पेड़ है, अब उस पर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कीड़े तो खाएंगे, दीमक तो लगेंगे, तो काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इस वजह से। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कि उस पर लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। पत्थर की लकीर के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि पत्थर की लकीर पे कैसे लिखते हैं, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। तो बेसिकली यही बात है कि मैन्यूस्क्रिप्ट पे जो भी लिखे गए थे वो लकड़ी के ऊपर लिखे गए थे, उनसे कीड़े खा गए, ठीक है। और काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो हमें आज तक नहीं मिले क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। और काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि सर्वाइव किए हैं, ठीक है, ओवर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, और उनको मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में संभाल के रखा गया है, क्योंकि हमारा इतिहास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, इसलिए उसको संभाल के रखा गया है, ठीक है। These book dealt with all kind of subject religious belief। अब उस बुक में क्या लिखा होगा, आप जैसे मानिए आप इस समय हैं तो आप कंप्यूटर देखते हैं, गेम वगैरह देखते हैं, तो आप उसी सब के बारे में लिखेंगे। तो उस समय जो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस थे उसके बारे में, उस समय राजा कौन हुआ, क्या दवाइयाँ थी, क्या साइंस था उस समय का, क्या बच्चे उस समय कहानियाँ सुनते थे, गाते थे, क्या नाटक वहाँ पे होता था। मैनी ऑफ द These were written in संस्कृत, और ये सब संस्कृत में। और इसके अलावा प्राकृत मतलब नॉर्मल जो आप बोलचाल की भाषा हो गई, जैसे कि संस्कृत है, उसके अलावा जो हिंदी है, उसके अलावा जो प्राकृत है जैसे मारवाड़ी है, भोजपुरी है, गुजराती है, बंगाली है, इस सब लैंग्वेज में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्थर के लकीर, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। दीज आर रिटन राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। पत्थरों पे गुदाई कर दे, जैसे आप क्लास में करते हैं ना, अपने टेबल पे पेन से दबा के कड़ा के खड्डा कर देते हैं, अपने नाम को कड़वा देते हैं, वैसे ही पुराने जो राजा होते थे वो इंस्क्राइब करवाते थे, ठीक है। पहला जो राजा हुआ था इंस्क्राइब करने वाला वो अपना अशोका है, जिसने फर्स्ट इंस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया था, ठीक है, इस ट्रेडिशन को। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। पत्थरों पे, मेटल्स पे, ठीक है। समटाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी। जो भी आदेश थे, जो भी उनकी घोषणा थी, वो पत्थरों पे गुड़वा देते थे ताकि सबको पता चल जाए कि भैया राजा क्या बोलना चाह रहा है। उसके अलावा रीड एंड ओबे देम, हाँ अब जो पढ़ेगा उसकी रेस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो राजा तो समझ सकते हैं ना आप
पावरफुल किंग होता है भैया, सजा दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए लिखवाया जाता था। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब देखिए जो भी उन्होंने किया वो तो अगर मान लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखेंगे तो जैसे आप जान सकते हैं कि आज काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट जो है तबाह हो चुके हैं, ठीक है। अब पत्थर पे लिखवा देंगे तो पत्थर की लकीर हो गई भैया, वो कभी नहीं मिटने की, ठीक है। तो काफ़ी राजा थे जो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, क्या किया उन्होंने, ठीक है, इसके बारे में लिखवा देते थे, ठीक है, पत्थरों पे, ताकि वो काफ़ी सालों तक लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी जीत क्या, उन्होंने अगर लड़ाई की है, युद्ध किया है जैसे उन्होंने, तो किस युद्ध में किस राजा को हराया, क्या साम्राज्य उन्होंने हासिल किया, इन सब के बारे में वो इस पर इंस्क्राइब करवा देते थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके लिए, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर जो लिखवा दिया एक बार वो पत्थर की लकीर हो गई, वो कभी नहीं मिटने की और हमेशा के लिए वो एक जन्म जुगी हो गई मान सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें डिफिकल्टी क्या है कि पत्थरों पे गड़ा गड़ा के लिखना मेटल से वगैरह से तो बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल का काम हुआ होगा उस समय, तो आप कह सकते हैं कि ये डिफिकल्टी रही होगी। अब इधर देखिए लिखा हुआ है एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 साल पहले का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, वाज फाउंड इन क्या बोल सकते हैं, कांधार में अपन को ये मिला है, जो कि अभी अफगानिस्तान में, ठीक है। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम। मैंने कहा था अशोका ने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का काम शुरू करवाया था, तो अशोका के टाइम का ये इंस्क्रिप्शन है जो कि कांधार, जो कि अभी अफगानिस्तान में मिला जाता है, वहाँ पे एक पाया गया है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। हाँ, चैप्टर 8 जो आपका है, इस हम अशोका के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या उनकी गाथा हैं, ठीक है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। अब कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट आ ई ऊ ए बी सी डी स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। लेटर और साइन बना देंगे, ठीक है, तो उसको आप स्क्रिप्ट कहते हैं और उससे जो वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। व्हेन वी रीड व्हाट रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ग्रीक, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो ग्रीक में लिखा हुआ है, आप देखिए इंस्क्रिप्शन का एक एग्जाम्पल है, और जो दूसरा है वो अरामिक में लिखा हुआ है, ठीक है। एक ही चीज़ को 2 लैंग्वेज में 2 स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ग्रीक में और अरामिक में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला ग्रीक है, नीचे वाला अरामिक है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, ठीक है। कहाँ पाया गया था ये? कांधार में। कांधार अभी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखिए पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरातत्व जो चीज़ें हैं, उन सबको पढ़ने वाले लोगों को, उनको खोज करने वाले लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया है, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। उस समय जो पत्थर और जो भी ईंटें थी, उनसे जो भी बिल्डिंग बनाई गई थी, उनसे क्या पता चलता है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, उस समय की जो मूर्ति थी, पेंटिंग्स थी, उससे क्या पता चलता है। हमारे जो हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पता लगाते हैं भैया कि उस समय क्या हुआ होगा, ठीक है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिबिट। खुदाई करते हैं वो। अब आपने सुना होगा कि भैया खुदाई करते हैं तो नीचे से सोना निकला, सिक्के निकले, काफ़ी बर्तन वगैरह निकलते हैं खुदाई करने पे, तो उन्हें काफ़ी सारे टूल्स मिले, जैसे कि वेपन हो गया, पॉट्स हो गए, पेन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन। हड्डियों से बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। बेक्ड क्ले और मेटल। बेक्ड क्ले क्या होता है? ईंट, और मेटल पत्थरों से, लोहे से बना हुआ। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो मान सकते हैं, जैसे लकड़ी का कुछ बना दिया तो वो तो आप समझ सकते हैं पेरिशेबल होता है, ज़मीन में गड़ा हुआ है तो वो पेरिश हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो भी हार्ड चीज़ों से बने हुए हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, इम्पेरिशेबल होते हैं, बच जाते हैं। जैसे कि पत्थर है, मेटल हैं, ये सब चीज़ों हैं, इन सब चीज़ों से जो भी बने हैं, इन पर जो भी इंस्क्राइब किया गया है वो सब बच गए हैं। उन्हीं से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पता लगाते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा उस समय का इतिहास, ठीक है।
तो बेसिकली 3 चीज़ों से पता चलता है हमें अपने इतिहास के बारे में। पहले मैंने आपको बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, हैंड रिटन नोट जो होते हैं उनसे हमें पता चलता है। दूसरा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। और तीसरा हो गया जो रिमेन्स हैं, जो कि कॉइन्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन चीज़ों से हमें पता लगता है अपने हिस्ट्री के बारे में। तो आप लिख सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, और जो भी रिमेन्स हैं, कॉइन्स वगैरह, वेपन, पॉट्स, पैन, ऑर्नामेंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए आपको ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिला है। अब देखिए इंडिया में आपने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वही इन सब का खोज करती है। ठीक है, अब इसमें देखिए लेफ्ट में जो ये है, अ पॉट फ्रॉम ओल्ड सिटी, बहुत पुरानी सिटी से एक पॉट पाया गया। देखिए इस पर आप पेंटिंग की गई है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस समय से, अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट समझते होंगे वैसे आप भी समझते हैं। देखिए इस पर देखिए पेंटिंग्स बनी हुई, तो उस समय इससे क्या पता लगता है कि उस समय भी काफ़ी आर्ट एंड कल्चर रहा होगा। ठीक है, पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर अगो, 47 साल पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब राइट में चलते हैं। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस कॉइन वर यूज फ्रॉम अबाउट 25 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले ये सिल्वर कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इन वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। अब इसमें पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि ये कैसे अलग है। आप देखिए इसमें कोई शेप नहीं है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है इसमें, कैसे भी इसको बना दिया गया है। अब आज के देखते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा एकदम पॉलिश्ड कॉइन्स होते हैं, एकदम सर्कुलर कॉइन्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपके पास 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपने देखा, काफ़ी एकदम डिज़ाइन होते थे। लेकिन अब उस समय से कैसे डिफरेंट है, उस समय बस पत्थर पे पंच कर दिया जाता था, किसी भी एक राजा के किसी भी मार्क को पंच कर दिया जाता था, जिससे वो कॉइन्स बन जाते थे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती होगी, ये 4700 ईयर 2500 ईयर कैसे पता चला कि भैया ये 2500 साल पहले का है, अब 4700 साल पहले का है। तो इस बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, तो इसी चीज़ों से हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें पता चलता है कि भैया क्या रहा होगा उस समय का इतिहास। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। अब देखिए मछलियों के, इंसानों के बोन से भी पता चलता है। आप बताइए कि कुछ भी जो खाएंगे तो उनके प्रोटीन्स वगैरह जो भी है बॉडी में तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उनके बोन से हमें पता लगता है कि भैया उस समय बर्ड्स एंड फिश क्या थे, क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव मोर रेयरली। अब प्लांट्स हैं जैसे चावल है, मतलब राइस है, बार्ले है, इनके बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। तो कौन सी वेराइटी उस समय होगी, कौन सी वेराइटी सर्वाइव कर गई जो आज भी मौजूद है, और कौन सी है जो कि उस समय ही ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, अब एक कोई भी मान सकते हैं चावल जला हुआ मिला या फिर लकड़ी जली हुई मिली, दे सर्वाइव इन चेयर्ड फॉर्म। ठीक है, डू यू थिंक क्लोथ्स इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब आपसे एक सवाल पूछ दिया कि भैया क्लोथ्स इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ये पूछ रहा है कि कहीं कपड़े मिले हैं क्या आपको। कपड़े, हम मानिए कि कपड़े पेरिशेबल होते हैं या नॉन पेरिशेबल होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ काफ़ी कुछ होंगे जो कि डिकम्पोज हो गए होंगे, पेरिश हो गए होंगे। लेकिन हाँ, इन बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा कह सकते हैं कि अब ये जो क्लोथ्स हैं वो मिले होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो टर्मिनोलॉजी है आपको पता चली, आर्कियोलॉजिस्ट, और दूसरी जो आपको पता चलने वाली है वो हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ओवन द यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखिए एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुराने जो भी चीज़ें हैं रिमेन्स हैं उनसे आइडिया लगाते हैं कि हाँ उस समय का क्या इतिहास रहा होगा। उसके अलावा जो बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो मिले हैं उससे हमारे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, पता लगाते हैं कि उस समय क्या कहना चाहते होंगे उस समय के जो भी लोग हैं, जो उन्होंने लिखा कहा, और उस समय का जो भी ट्रेडिशन कल्चर जो भी रहा होगा वो हमें पता चलता है। और ये आर्कियोलॉजी से भी जो भी जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आर्कियोलॉजी ढूंढते हैं और ये हिस्टोरियंस हैं जो कि इसको पढ़ते हैं।
तो इनको कम कहते हैं हिस्टोरियंस। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या होती है, जो कि पुराने चीज़ों को एग्जिबिट करते हैं, खुदाई करते हैं, पुराने चीज़ों को ढूंढते हैं। ठीक है, और हिस्टोरियंस इसको पढ़ते हैं और स्टोरीज बनाते हैं कि हाँ न्यूट्रल की। अब मानिए कि किसी ने लिखवाया अपने लिए, कोई राजा है उसने लिखवा दिया अपने, तो उसने क्या पता उसने अपने बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा हो। तो ऐसे 2-3 जो स्क्रिप्ट्स हैं मिलती हैं, तो 2-3 स्क्रिप्ट में इस राजा के बारे में, इस राजा के बारे में लिखा होगा, तो उसको न्यूट्रल फॉर्म में एक बीच का रास्ता निकाल के वो लिखते हैं कि हाँ इस समय ये हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत का काम होता है हिस्टोरियंस का। ठीक है, वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम द एडवेंचर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही एडवेंचर काम है ये। ठीक है, एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। अब वे पहले जो हुआ उसको एक एक पहलू को हम खोद निकालते हैं, हाँ कि हाँ इस समय क्या होगा। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर डिटेक्टिव। हाँ, डिटेक्टिव जैसे काम करती है, जैसे कोई भी केस होता है, CID वगैरह जाती है तो खोज करती है कि हाँ उस समय क्या हुआ होगा, किसने मर्डर किया। वैसे ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का काम भी ऐसा ही कुछ होता है, आप मान सकते हैं। वो यूज ऑल दी सोर्सेस लाइक क्लूज की तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, और टू फाइंड अबाउट आर पास्ट। ठीक है, अब आर पास्ट हमारी बुक का नाम है आर पास्ट। हिस्ट्री का जो बुक, क्लास 6 का बुक है, उसका नाम अपना है आर पास्ट। वन पास्ट और मैनी। अब जैसे आपने देखा होगा, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट। आर पास्ट प्लूरल हो जाता है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इससे आप क्या क्या कह सकते हैं, अटेंशन टू द, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल to draw attention to this fact that the past was different from different group of people. For example, the अब एक जने की पास्ट थोड़ी है कि जैसे मानिए आपकी कहानी है तो भैया पास्ट, हाँ आपका इतिहास है तो उसको आप सिंगुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन उस समय का इतिहास केवल राजा नहीं, केवल एक राजा नहीं, कई राजा थे, कई लोग थे, कई शिकारी थे, कई फार्मर्स थे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के इतिहास हैं, इसलिए इसे एक जने का इतिहास ना कहकर इसलिए इसे पास्ट कहा जाता है, प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग। अब राजा रानी की जो है बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी होती थी, उनसे अब उनकी ज़िंदगी के बारे में जो पास्ट है, और जो हमारे जो किसान हैं, ठीक है, किसान हैं, कुम्हार है, ठीक है, उनके इतिहास अलग होंगे, उनसे काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही होगी उनकी। द लाइफ ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दीज क्राफ्ट पर्सन। अब जो खरीदने बेचने वाला काम कर रहा है उसका इतिहास अलग होगा, जो स्कल्पचर बनाते हैं, जो भी क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, उनका इतिहास अलग रहा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है, पास। ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम। अब देखिए जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उसके अलावा आप रिलीजन पे ना लेके अलग अलग आप जैसे देख सकते हैं, कोई गाना गाता है, कोई राइटिंग करता है, कोई डांस करता है, तो अलग अलग प्रैक्टिसेस है, अलग अलग कस्टम्स है जो कि लोग फॉलो करते हैं। तो सबका इतिहास अलग हो गया, आपकी हिस्ट्री अलग हो गई, मेरी हिस्ट्री अलग हो गई। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मेरी हिस्ट्री अलग हो गई, आपकी हिस्ट्री अलग हो गई। ठीक है, समझ गए आप? कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स रहते हैं वो खाना कैसे खाते होंगे? फिशिंग। आज भी वो लोग शिकार कर रहे हैं, आज भी वो लोग जंगलों से ही अपना जो रह गुजर है करते हैं। ठीक है, By contrast, most of the people living in the cities depend on the supplies of food. अब जो हम लोग शहर में रह रहे हैं वो अपने किसानों से जो भी डिपेंडिंग रहते हैं कि हाँ वो खेती करेंगे और हम तक खाना आएगा। ठीक है, तो ये लाइफ अलग हो गई। तो अंडमान निकोबार की हिस्ट्री है और हमारी जो हिस्ट्री है, समझ सकते हैं आप कि आज भी अलग हो गई। उनका जो रहने सहने का खाना है, वो जंगलों में रहते हैं, ट्राइब्स, काइंड ऑफ ट्राइब्स जैसे आप कह सकते हैं, फिशिंग हंटिंग करते हैं और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और हम जो हैं किसानों पे डिपेंडेंट है। डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द, अब इसी तरीके से उस समय भी अलग अलग इतिहास रहा होगा। ठीक है, बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग एंड बैटल्स, दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड
victory. Generally, ordinary people such as hunters fishing for gather did not keep the records on what they did. अब जैसे कह सकते हैं कि राजा महाराजा जो होते थे वो तो इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट बड़े बड़े नक्काशी सिक्के वगैरह जो भी है इनका होता था तो उस पर लिखवा देते थे, गुड़वा देते थे, तो उनकी बारे में हिस्ट्री जो है हमें पता लग जाती है। लेकिन जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, फिशिंग फॉक थे, फार्मर्स थे, ठीक है, उनका हिस्ट्री जो है वो तो भैया गरीब होते थे उस समय। जैसे आज कुछ गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अमीर और गरीबों में क्या फ़र्क था। तो अब गरीब जो हैं बेचारे उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो अपने बारे में वो अब स्क्राइबर से थोड़े लिखवाने जाएंगे कि हाँ भैया हम खाना नहीं खाएंगे, तुम हमारे बारे में पत्थर पे लिख दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप कह सकते हैं कि राजा महाराजा की हिस्ट्री और जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी हिस्ट्री अलग अलग रही होगी। लेकिन हमें राजा महाराजा के बारे में पता चलता है क्योंकि वो उनके पास पैसे थे, उनके पास वो करेज था और उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी कि उन्होंने उस पर लिखवा दिया। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो नहीं लिखवा पाए, ये दिक्कत हो गई थी। इसलिए हमें राजा महाराजा का इतिहास ज़्यादा पता चलता है और ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग होते थे उस समय में उनके बारे में हमें हिस्ट्री कम पता चलती है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा देर, हाँ, वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स देयर इज मच दैट रिमेन अननोन। अब देखिए किसी किसी राजा के अब जो भी इतिहास है उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी पीपल का जिक्र जरूर हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो उन बुक्स में ही जो थोड़ा सा भी जो भी हमारे जो आम आदमी का है कह सकते हैं वर्णन हुआ है उसी एविडेंस के तौर पे उनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना एक टॉपिक, ठीक है। ये अगला टॉपिक आता है व्हाट डू डेट मीन्स। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अब आपसे कोई तारीख पूछे आज की तारीख क्या है तो आप क्या बताएंगे? 21 जनवरी, 21 मार्च, 21 फरवरी, उसके अलावा उसके आगे आप उसका ईयर लगा देंगे कि हाँ 2021, 2020, 2022, ठीक है। Added on in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting। अब इस बुक के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2000 जो है उसको हमने ज़ीरो माना है, ठीक है, ज़ीरो माना है। 2000 से जो भी शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ क्योंकि मैं आपको इसके लिए बेसिकली अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि क्या हुआ होगा, ठीक है। आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो हमारे हैं क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके फाउंडर कहा जाता है इन्हें, उनके बर्थ से हमारे जो भी डेट्स हैं उनको काउंट करने की कोशिश करते हैं हमारे जो भी हिस्टोरियंस वगैरह हैं, ठीक है। बीसी मतलब कि जो उनका जन्म हुआ उस पीरियड को जीरो पीरियड कहा गया, ठीक है। मतलब वहाँ से हमारा जो मॉडर्न एरा है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, बीसी। अब उनके जन्म से पहले जो भी हुआ उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उससे हम बीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद से जो भी ईयर स्टार्ट हुए 2001, 2, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 1001, 1000, 2000, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हम अभी 2021 में हैं तो 1 भी हुआ होगा कभी, तो उस 1 से जो भी 0 से 1 से 2000 अभी 2000 साल हो गए हैं उससे हम बेस मानते हैं, ठीक है। जो क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे लेकर अभी तक को एडी कहा जाता है, आफ्टर डोमिनी मतलब एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद जो भी अपने ईयर्स हैं उन्हें एडी से संबोधित किया जाता है, और उसके पहले जो भी हो चुका है उसे बीसी कहा जाता है, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक है, इसमें ही, ठीक है। और इसके अलावा जो ये BCE है और CE है, आपको मैं अभी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि क्या लिखा है उसमें, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि जो BC है मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक, तो ये रिलीजियस हो गया, ठीक है, रिलीजियस बेसिस हो गया है, ठीक है, धर्म के। तो हम इसको रिलीजियस ना लेके हम इसे BCE से डिनोट करते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा
और कॉमन एरा, ठीक है। और BC को ही BCE कहा जाता है, AD को CE कहा जाता है। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब होता है कॉमन एरा। मतलब अभी जो चल रहा है वो कॉमन एरा है और 0 से लेकर अभी 2021 तक कॉमन एरा है, और 0 से पहले है वो माइनस में हो जाता है। जैसे एक लाइन होती है ना, 0 1 2 3 4 राइट साइड में होता है, 1 2 3 4 प्लस में होता है, और 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में माइनस में चलता है। तो वैसे ही जैसे मानिए कि अभी मैं आपको बोलूँ कि 0 जो है जहाँ से अपना स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 2021 आ गया, उसके पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि उसके 1 साल पहले क्या हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे 1 BC, ठीक है। उसके बाद उसके 2 साल पहले क्या हुआ होगा, 100 साल पहले क्या हुआ तो 100 BC कहा जाएगा, ठीक है उसे। और 1000 मतलब 1000 BC। अब जैसे जैसे करीब आते रहेंगे उसको अब अमाउंट कम होते जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो उसे 10,000 BC कहा जाएगा। उसके बाद अब जैसे जैसे पास आने लगा, 0 के पास आने लगेगा, जैसे आप इंटीजर नंबर लाइन आपने पढ़ाई होगा, उसमें प्लस माइनस 1 2 3 4 ऐसा आपको पता ही होगा कि कैसे चलता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप पढ़े होंगे नंबर लाइन को। और उसके बाद ठीक है, तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक पे चलते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या बता रहा है इसको, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एनो डोमिनी क्या होता है, BC क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना। इफ़ समबडी आस्क द डेट, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने जो एग्जांपल बताया उससे आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ as the founder of Christianity. क्रिश्चियनिटी के फाउंडर मैंने बताया आपको। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 बाद आज हम लोग 2021 में हैं। उसके पहले जो भी है जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले उसे बैकवर्ड कहा जाता है। यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर द क्राइस्ट एडेड ऑन इन द बुक। We will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। 2000 हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2000 स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 2000 से कितने साल पहले। 0 तो हो गया, मतलब ऐसे जैसे आज से 10,000 साल पहले बताना है तो आज से काउंट होगा वो 10,000 साल पहले, ठीक है। 2000 आज हम 2021 में है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम गोइंग बैक आज से जो भी पीछे जाएंगे तो उससे हम 2000 से काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे हम 2000 से काउंट करें तो आज से 10 साल पहले, तो आज से 10 साल पहले हो गया 2000 से, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इससे AD और BC पे अगर काउंट करें तो 0 से लेके 2000 तक तो 2000 हो गया। अब 10,000 है तो वो पीछे तो जाएगा। अगर हम AD BC के हिसाब से देखें तो उसे 8000 BC डिनोट किया जाएगा, क्योंकि 8000 पहले, 0 से पहले वाला 8000 साल और उसके बाद जो अभी 2000 साल है वो 2000 साल, दोनों को मिला के 10,000 साल। तो अब अगर जनरली बोलेंगे कि इतने साल पहले मतलब आज से 2000 से काउंट करेंगे कि इतने साल पहले, ठीक है। लेकिन अगर BC और AD के बिहाफ पे अपन को देखना है तो हमें 8000 साल पहले बोलेंगे, ठीक है। समझ गए आप? नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे आपके लिए ये दिया हुआ है, इसको मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। BC स्टैंड फॉर द बिफोर क्राइस्ट, वही जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं एक बार, दिया हुआ है बुक में। तो यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट, ठीक है। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD, ठीक है। 2012 को AD कहा जा सकता है। और जैसे कि इन्होंने लिख रखा है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट। अब क्राइस्ट जो हैं उनके क्रिश्चियंस के भगवान हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, ठीक है। द लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया था। उसके अलावा BC बिफोर कॉमन एरा, वी यूज द टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड in most countries of the world. In India, we began using this form from dating from about 200 years ago, and sometimes letter BP means before present are used. हाँ, कभी कभी अपन before present भी use कर लेते हैं, ठीक है। Find two dates mentioned
ऑन पेज नंबर 3 which set of letter would use for them। पेज नंबर 3 पे अपन को जाने के लिए कह रहा है ये, पेज नंबर 7, पेज नंबर 5, पेज नंबर 3। हाँ, यहाँ पे अपन को डेट ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये 47,000 ईयर अगो और 2500 ईयर अगो। तो ये जो 2500 ईयर अगो है, तो इसमें से अपन जो 2000 हैं वो एडी के हैं, वो माइनस कर देंगे, और बचे 500 उसे हम बीसी से डिनोट करेंगे। और इसी के अलावा जो 47 है उसमें से 2000 माइनस कर देंगे, और उसके अलावा जो बच जाएगा उसे हम बीसी कहेंगे। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, और 2000 जो अभी अपन अगर बोलते हैं कि हाँ 4700 साल पहले, तो ये जो 2000 साल हैं वो अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 से जो भी है, अगर एसी और बीडी के फॉर्म में अपन को यूज़ करना है इन डेट्स को। मैंने आपको समझाया था कि 47,000 को एक नॉर्मली जनरली कहा जाता है हाँ कि भैया 10 साल पहले, 20 साल पहले। लेकिन अगर एडी और बीसी के फॉर्म में यूज़ करना है तो उसे माइनस कीजिएगा 2000, उसके बाद बचेगा 2000 माइनस कर दिया, उसके बाद बचेगा 2700 ईयर्स, उसे आप बीसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, मैं समझ सकता हूँ। उसके अलावा अपना चैप्टर एंडिंग स्टेज पे आ चुका है। एल्सवेयर वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब ऑन हार्ड सर्फेसेस। आपने देखा ही होगा जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस का मतलब जैसे आपके अफगानिस्तान में देखा, ठीक है, कांधार रीजन में जो भी इंस्क्रिप्शन बने अशोका के, उस टाइप में अलग अलग ग्रीक में, अरमानी में लिखा हुआ था। तो ऐसे ही वी हैव सीन इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब ऑन द हार्ड सरफेस, पत्थरों पे और मेटल्स पे लिखा जाता था। मैनी ऑफ दीज आर इंस्क्राइब्ड सेवरल 100 ईयर अगो, 100 साल पहले लिखा गया था। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। स्क्रिप्ट मतलब कि एक सिंबल फॉर्म में यूज़ करना, जैसे मान लीजिए PTOL, ये तो एक तरीके से स्क्रिप्ट ही है, इसी को जोड़ के ना आप एक वो बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वैसे ही उस समय के में कुछ सिंबल्स होते थे, जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है, सेमी सर्कल है, ये क्या है, कान का कुंदन टाइप का दिख रहा है मुझे। तो बाकी उस समय क्या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया होगा, जैसे टाइगर दिख रहा है मुझे, उसके अलावा आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये 100 साल पहले ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों ही तरीके से इन्हें लिखा गया था। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर द टाइम। अब जो भाषा है जो इस्तेमाल कर रहे थे उस समय में इवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे, तरह तरीके की उसमें डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है, तो उनको अब जो हमारे स्कॉलर्स हैं, सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। अब उस समय क्या लिखा गया था, उस समय के कंटेक्स्ट में उस सिंबल का क्या मतलब हुआ होगा। इस प्रोसेस को एक कहा जाता है डेसिफर्मेंट। डेसिफर्मेंट एक वो प्रोसेस है जो कि आज से 100 साल पहले क्या लिखा गया था उसे आज के समय में क्या डिनोट किया जाता है, क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को डेसिफर्मेंट कहा जाता है। ठीक है, हमारे स्कॉलर्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनको आप कह सकते हैं बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम होता है पुराने ज़माने की चीज़ों से उन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है उसे फाइंड करना। ठीक है, अब ये सिंबल्स देख लीजिए, स्क्वायर्स को पी से डिनोट किया, सेमी सर्कल्स को, ठीक है, ट्राइंगल कह सकते हैं, जैसे नेटवर्क का डिज़ाइन हो गया। उस समय क्या हुआ होगा, उस समय तो किसी को नहीं पता होगा ना कि नेटवर्क का साइन है। आप कह सकते हैं आपके मोबाइल में टावर आ रहा है तो आज इस साइन से आ रहा है, लेकिन उस समय इसका मतलब कुछ और भी होगा। जैसे ABCD है, वैसे उस समय अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ होगा। कोडिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि जैसे किसी काफ़ी कोडेड लैंग्वेज कहा जा सकता है। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और जिस मेथड से ये इसको करते हैं उसे कहते हैं डेसिफर्मेंट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफर्मेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। अब जो डेसिफर्मेंट जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करने की कहानी कहाँ से आती है, इजिप्ट से आती है। कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वर देयर वर किंग एंड क्वीन अबाउट 500 ईयर अगो। अब 500 ईयर अगो को आप मुझे BC में लिख के दिखाइए और AD में AD में तो क्या से लिखेंगे आप, मेरे को BC में लिख के दिखाइए। ठीक है, 500 ईयर अगो को आप BC में लिख के दिखाइए, आप दिखाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है,
चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 500 मतलब 5000 ईयर अगो, मतलब इसमें से जो भी 0 से 2000 हो गए उस एडी को आप माइनस करेंगे। 5000 ईयर अगो माइनस 2000 मतलब कि बचा 3000। तो उस 3000 को कहा जाएगा BC, 3000 BC, जो कि 5000 साल पहले की बात है। इजिप्ट की कहानी है। रोजेटा एक गांव था, टाउन था ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, ठीक है। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड। वहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मतलब एक पत्थर मिला जहाँ पे गुदा हुआ इंस्क्राइब किया हुआ, विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब उस पर 3 तरीके की लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट थी, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज थी और 2 अदर फॉर्म ऑफ इजिप्शियन। Scholar who could read Greek figure out that the name of king and queen were enclosed in little frame। अब जो ग्रीक पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये क्या नाम होगा, तो इसको काटक कहा जाता है, ठीक है। इस जो भी इन्होंने ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम ऑफ किंग एंड क्वीन वर एनक्लोज इन लिटिल फ्रेम कॉल्ड काटक, उसको काटक कहा उन्होंने, ठीक है। They then placed the Greek and Egyptian sign side by side and identified the sound for which the Egyptian later stood। अब देखिए उसको साइड बाय साइड लिख दिया कि हाँ भैया यहाँ पे इसको एक को लिख दिया, हाँ ये वर्ड लिखा हुआ है। अब इजिप्ट जो भी लेटर्स थे, साइंस थे, उन्होंने एक साइड रखा और ग्रीक साइंस को एक साइड रखा, ठीक है। और साइड बाय साइड उससे पता लगाते रहे कि हाँ ये वर्ड का मतलब उस समय ये रहा होगा, इस वर्ड का मतलब ये रहा होगा और इसका मतलब आज के समय में हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। डेसिफरमेंट मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। डेसिफरमेंट एक प्रोसेस है जिसके तरीके से ये लोग पता लगाते हैं कि उस समय क्या था क्या नहीं था, ठीक है। उसके अलावा साइड बाय साइड आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ इजिप्शियन लेटर। हाँ उस मैंने आपको बताया तो है अभी कि क्या कहा जाता था, ठीक है। एज यू कैन सी द लायन स्टूड फॉर L एंड बर्ड स्टूड फॉर A। Once they knew what the letter stood for, they could read other inscriptions as well। और जैसे मान लीजिए किसी इंस्क्रिप्शन पे साइन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ये स्क्वायर बना हुआ है P, और ये जो है जैसे ये O के ऊपर जो है ये बना हुआ है और ये बना हुआ है। अब साइड बाय साइड एक तरफ तो पॉट लिखा हुआ है और एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। अब उस पिक्चर से और एक तरफ पॉट लिखा हुआ है, तो आप साइन का पता लगा सकते हैं कि हाँ इस दोनों में एक तो पॉट लिखा हुआ है और एक सब साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब साइन और पॉट अलग अलग हो गए? नहीं, अलग अलग नहीं हुए। साइंस में अलग तरीके से यूज़ किया गया, मतलब सिंबल्स का प्रयोग करके बताया गया है कि हाँ इसे पॉट कहा जाता है। और जो भी अपने लेटर्स हैं आज के समय में आप देख सकते हैं कि POT को पॉट मतलब मटका बोला जाता था। तो एक साइड पॉट रखा और उसके दोनों साइड रख दिया POT, और ये जो भी आपके जो भी सिंबल्स हैं इनको रख दिया कि हाँ उस समय में इसका मतलब ये होता होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफॉर्मेट। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ द डेसिफॉर्मेट, ठीक है। उसके अलावा अब आपका चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है आपके ट्रैवलर्स, ट्रैवलिंग, मैन्युस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंस्क्रिप्शन, पत्थरों पे लिखा हुआ, आर्कियोलॉजी जो भी पुरातत्व विभाग का चीज़ें खोजते हैं, ढूंढते हैं, एग्जीबिशन एक्सकेवेट करवाते हैं और पता लगाते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। हिस्टोरियन जो कि इंस्क्रिप्शंस को और मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं। सोर्सेस मतलब तो अपनी साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उससे पता चलता है। डेसिफॉर्मेट प्रोसेस है जिससे मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पहले के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मतलब होता होगा, आज के कॉन्टेक्स्ट में से पता लगाया जाता है कि क्या मतलब होता होगा उस समय में, ठीक है। मैं आपको एक बार ये डेसिफॉर्मेट अच्छे से दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब ऑन हार्ड सरफेस। जैसे मैं आपको पता होगा कि हार्ड सरफेस पर इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ठीक है। अब दोस्तों हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। अब उनको कैसे पता चलेगा कि उस समय क्या लिखा गया है, तो दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेसिफॉर्मेट। अब ये डेसिफॉर्मेट एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू पता लगता है कि क्या लिखा गया होगा, ठीक है। अब एक इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इजिप्ट से आता है, जहाँ पे एक 5000 साल पहले मतलब 3000 BC ईयर अगो
राजा रानी रहा करते थे। रेजोटा एक टाउन है जहाँ पे इंस्क्राइब्ड स्टोन्स मिले हैं, वहाँ पे कंटेन अलग अलग 3 तरीके के लैंग्वेजेस में ग्रीक, 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियन लैंग्वेजेस संस्कृत में पाए गए हैं। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट द नेम ऑफ किंग क्वीन वन क्लोज इन द लिटिल फ्रेम कॉल्ड कार्टेक कहा गया, ठीक है। उसके अलावा देन दे प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड, एक साइड बाय साइड रखा और आइडेंटिफाई किया कि वो वर्ड्स का क्या मतलब रहता होगा। मतलब हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंबल्स का, वर्ड्स का क्या मतलब होता होगा, ठीक है। इसका पता लगाया उन्होंने, ठीक है, डेसिफरमेंट के प्रोसेस के। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 2 जल्द ही हम चैनल पे लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद चैप्टर 2। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय।